शाम 7 बजे के नंबर 1 न्यूज बुलेटिन देश तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ देश तक की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सुशांत सिंह केस में उनके पिता ने अब से कुछ ही देर पहले बड़ा खुलासा किया है। इसके बारे में आपको बताएंगे, साथ ही बाढ़ का हाल भी जानेंगे। लेकिन देश तक की शुरुआत कर लेते हैं अयोध्या से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लिया है। भूमि पूजन के लिए 175 मेहमानों को न्योता दिया गया है। मेहमानों की एंट्री के लिए खास कोड वाला कार्ड भी तैयार किया गया है। वहीं इकबाल अंसारी को भूमि पूजन के लिए बुलाया गया है। सदियों बाद अयोध्या का ये रंग रूप दुनिया देख रही है। रामलला की नगरी की छटा अद्भुत और निराली है। मंदिरों की आभा ऐसी चमक उठी है कि मन मंत्रमुग्ध है। सरयू के घाट भी सज धज कर तैयार हैं 5 अगस्त के वैभव का हिस्सा बनने को। शहर में रामधुन बज रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। परंपरा के मुताबिक योगी सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे। इसके बाद राम जन्मभूमि में जाकर तैयारियों का जायजा लिया। फिर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। सुरक्षा तैयारियों और सजी सवरी अयोध्या को देखकर योगी खुश दिखे। पूरी अयोध्या राम में है। अयोध्या में राम धुन बज रही है। त्रेता युग में जब राम अयोध्या लौटे थे, उस वक्त जैसा माहौल था, आज वैसा ही नजारा पूरी अयोध्या में देखने को मिल रहा है। अयोध्या को सजाया संवारा गया है। अयोध्या के लोग दिवाली सा त्योहार मना रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम में 175 मेहमानों को न्योता दिया गया है। इसमें नेपाल तक के साधु संत शामिल हैं। भूमि पूजन का निमंत्रण कार्ड भी खास है। इसमें सिक्योरिटी कोड लगाया गया है। हर एक कार्ड पर एक नंबर है। उसी के आधार पर पुलिस गेस्ट को प्रवेश देगी। एक बार प्रवेश करने के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकेगा। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कैमरा ले जाने पर पाबंदी रहेगी। 5 अगस्त को किसी भी वाहन को शहर के भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। रंगमहल बैरियर तक ही गाड़ियां ले जाने की अनुमति होगी। मेहमानों को सुबह 10:30 बजे तक प्रवेश सुनिश्चित करना होगा। भूमि पूजन का कार्यक्रम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। निमंत्रण पत्र पर एक सिक्योरिटी कोड है। यह सिक्योरिटी कोड केवल एक बार ही काम करेगा। इस पत्र को लेकर कोई व्यक्ति प्रवेश किया, किसी आवश्यक काम से वापस बाहर आ गया गेट के, तो दोबारा ये सिक्योरिटी कोड काम नहीं करेगा। 2 बजे तक कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। 5 अगस्त के भूमि पूजन कार्यक्रम में फैजाबाद के पद्मश्री मोहम्मद यूनुस को भी न्योता मिला है। वो सभी धर्मों की लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन अयोध्या में पहला निमंत्रण बाबरी मस्जिद विवाद में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को मिला है। आज हमें ये जो कार्ड मिला है, हमारे यहाँ जो तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है हिंदुओं में, वो बरकरार है। हमारा धर्म जो है वो सब देवी देवताओं का सम्मान करता है, हम भी करते हैं। ये कार्ड हमको मिला है तो हम जरूर जाएंगे। अयोध्या में अखंड पाठ शुरू हो गया है। हनुमानगढ़ी में भूमि पूजन के लिए विशेष आरती भी की गई है। अयोध्या से शिवेंद्र श्रीवास्तव, कुमार अभिषेक, हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ श्वेता सिंह, आज तक। एक तरफ भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में आरती और मंगल गीत गाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं में शुभ मुहूर्त पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी की सुविधा के हिसाब से मुहूर्त निकाला गया। इस पर बीजेपी ने किया है पलटवार। एक तरफ अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनने की तैयारी हो रही है। 5 अगस्त को शुभ मुहूर्त है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मुहूर्त की टाइमिंग पर सवाल खड़े करते हुए कोरोना को भी मंदिर की राजनीति से जोड़ दिया। हर शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखा जाता है और चतुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, शादी विवाह नहीं होता है। तो फिर राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को, जो कि भादों में आता है, उसमें क्यों किया जा रहा है? दिग्विजय सिंह ने उधर सवाल उठाए तो अयोध्या के दौरे पर आए योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए।
आज़ादी के तत्काल बाद से सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के साथ ही प्रारंभ हो सकता था, लेकिन जब लोगों के लिए देश से महत्वपूर्ण सत्ता हो जाती है तो वे लोग अपने राजनीतिक सत्ता के लिए जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, समाज को जाति, मत, मजहब के आधार पर बांटते हैं। कोरोना से जूझ रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस को मालूम होना चाहिए कि प्रभु श्री राम का नाम लेने से ही समय सुधर जाता है। मंदिर के निर्माण के साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में देश में राम राज्य आएगा। सारा देश गदगद है, प्रसन्न है। उधर उज्जैन में उमा भारती ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 तारीख को शुभ मुहूर्त पर वो अयोध्या जरूर आएंगी, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए पीएम मोदी के मंच से थोड़ा दूर रहेंगी। कि ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज पूरे विश्व में प्रसन्नता की लहर है। अच्छा हो कि हमारे जो भी विपक्षी दल हैं वो इस प्रसन्नता की लहर में पुष्प वर्षा ही करें, कूड़ा न डालें। बहरहाल तमाम सियासी बयानबाजियों के बीच हकीकत यही है कि अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। तैयारियां ऐसी हैं कि दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। भोपाल से रवीश पाल सिंह और अयोध्या से श्वेता सिंह के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। वैसे इस वक्त अयोध्या की छटा देखते ही बन रही है। मंदिर और शहर को पीले रंग से रंग दिया गया है। सरयू से लेकर रामलला तक अयोध्या का नजारा अद्भुत है। अयोध्या की भव्यता दिखा रही है मेरी सहयोगी श्वेता सिंह। अयोध्या नगरी को आपको देखना है अगर, तो यहां से देखिए और आपको पता चलेगा कि जो धर्म ध्वजाएं लहरा रही हैं और पीले रंग से रंगी हुई अयोध्या नगरी दिख रही है, तो वो कैसी तस्वीर है। वो पूरा मार्ग यहां से आपको साफ साफ दिखता है, जहां से आपको पहली पताका हवा में लहराते हुए दिखती है और उसके बाद से हर एक छोटी बड़ी इमारत, घर, दुकान, सबको पीले रंग में रंग दिया गया है। यहाँ पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हमारे साथ हैं। आप लोगों ने भी बड़ी लंबी प्रतीक्षा की है और आज पहली बार मैंने देखा कि वो पोस्टर भी लग गए हैं जो राम मंदिर के आखिरी मॉडल और रामलला की तस्वीर के दर्शन करा रहे हैं भूमि पूजन के जरिए। ये हनुमानगढ़ी मंदिर है। कहा जाता है कि राम जी के मुख्य द्वार पे है, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बेन पैसारे, राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर। और चारों तरफ देखिए अयोध्या के बीच गर्भगृह में हनुमान जी का वास है। हनुमान जी राजा के रूप में आगे हैं, पीछे राम दरबार है। इसके नाते मोदी जी पहले हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे हनुमान जी से, उसके बाद राम जन्मभूमि के लिए प्रस्थान करेंगे। हम लोगों में अपार खुशी है, उत्साहित हैं। यहाँ पर जो हम अयोध्या नगरी आपको दिखा रहे हैं और अगर आप उस ओर देखें तो आपको वो जो मंदिर नजर आता है हनुमानगढ़ी के ठीक सामने जो शिखर आपको नजर आ रही है, वो असल में राम उपासना के लिए ही ये मंदिर बनवाया गया था। ये जन्मभूमि नहीं है, इसीलिए इसका महत्व उतना नहीं है जितना वहां पर राम जन्मभूमि पे जो भूमि पूजन होगा उसका। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पूजा पाठ नहीं हो पाई चूंकि हनुमानगढ़ी से थोड़ा सा ऊंचा उस मंदिर को बना दिया गया था, तो मान्यता ये थी। लेकिन चूंकि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण होना है, इसीलिए यहाँ पर जितने भी पुजारी हैं, जितने भी संत समाज के लोग हैं, वो सब कहते हैं, हनुमान जी स्वयं चाहते हैं कि जिस अयोध्या को राम जी सौंप कर गए हनुमान जी को, वो अयोध्या अब वापस वो राम जी के हवाले कर दें। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज तक। तो अयोध्या में तैयारी पूरी हो चुकी है। इंतजार है 5 तारीख का जब होगा भूमि पूजन। इससे जुड़ी हुई हर बड़ी खबर आज तक पहुंचाएगा आप तक सबसे पहले। और अब आगे बढ़ते हुए सुशांत सिंह केस की जांच से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, एक तरफ आज जहां मुंबई पुलिस के कमिश्नर मीडिया के सामने आए, तो वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने किया है बड़ा खुलासा। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की जान के खतरे का मुझे अंदेशा था, परिवार को इस बारे में अंदेशा था और इसी वजह से 25 फरवरी को बांद्रा पुलिस को हमने अलर्ट किया था। व्हाट्सएप पर मुंबई पुलिस को हमने बाकायदा इसकी शिकायत भेजी थी। अब सवाल यह है कि अगर पिता अपने बेटे को लेकर इस तरह की शिकायत दर्ज करा रहे हैं तो फिर व्हाट्सएप के जरिए, हालांकि ये शिकायत थी, लेकिन अगर शिकायत की जा रही है तो इसके बारे में पहले जानकारी सामने क्यों नहीं आई और मुंबई पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में क्यों नहीं लिया। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्येंद्र,
सुशांत के पिता कह रहे हैं कि हमें शक था कि सुशांत की हत्या की जा सकती है, उनकी जान के खतरे का हमें अंदेशा था। इस तरह की बातें उनके पिता की ओर से की गई हैं और व्हाट्सएप पर मुंबई पुलिस को शिकायत भी परिवार की ओर से भेजी गई थी। जी चित्रा, देखिए बिल्कुल पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे और ये उनकी परिवार की तरफ से लगातार बयान आ रहे थे, लेकिन अब ऑफिशियली ये पूरा चैट का ट्रेल है जिसे आप पढ़ सकते हैं और इसमें बाकायदा डेट भी मेंशन की गई है। 19 फरवरी 25 फरवरी को डीसीपी बांद्रा को बाकायदा मैसेज किया गया था व्हाट्सएप में सुशांत राजपूत के परिवार की तरफ से और ये कहा गया था कि उन्हें कहीं ना कहीं आशंका है कि सुशांत की जान को कहीं ना कहीं कोई खतरा हो सकता है। और ये एक मैसेज नहीं है, इस तरह के कई सारे मैसेज हैं जो इनके परिवार की तरफ से लगातार जो है मुंबई पुलिस को भेजे गए हैं और इन मैसेजेस का रिप्लाई भी आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि, लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि इन मैसेज का जब एक आशंका जताई जा रही थी तो उस समय पे मुंबई पुलिस ने रिएक्शन नहीं किया। अगर उस टाइम पे कोई एक्शन लिया जाता तो शायद इस कहानी को यहाँ पर रोका जा सकता था। दूसरा मैसेज जब सुशांत ने जो कथित आत्महत्या है कहा जा रहा है जिसे, उसके बाद भी इन्होंने लगातार मुंबई पुलिस के अधिकारियों को परिवार ने मैसेज भेजे हैं और इनका ये कहना है कि 25 मैसेज भेजने के बाद भी 40 दिन तक मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया और थक हार कर फिर बिहार पुलिस के पास इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है और उसके बाद जो है परिजन बिहार पुलिस के संपर्क में आए हैं। तो कुल मिलाकर जो एक आशंका परिवार को पहले से ही थी और जिस तरह की लगातार सतेंद्र, हम एक व्हाट्सएप मैसेज इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाए भी रहे हैं जिसमें रियाज फादर्स रिटायर्ड ये पूरा ब्यौरा लिखा गया है, इसमें विस्तार से बहुत सारी जानकारी है। ये किसकी ओर से भेजे गए थे? क्या यही वो व्हाट्सएप मैसेज है? ये देखिए परिवार की तरफ से हैं, भेजे गए हैं और जो है परिवार के सूत्रों से ही ये मैसेज हमें हासिल हुए हैं और परिवार का जैसे मैं बता रहा हूँ इनमें के सिंह जो कि सुशांत के पिता हैं उनकी तरफ से भी ये मैसेज भेजे गए हैं और ये पूरे मैसेज के पूरे एक ट्रेल है और इसमें कई तरह की बताइए सतेंद्र, इस व्हाट्सएप मैसेज में परिवार की ओर से क्या आशंका जताई गई थी? देखिए इन मैसेजों में साफ साफ ये लिखा गया है कि कहीं ना कहीं और बाकायदा जो है रिया का भी इसमें नाम लिखा गया है और इसमें ये कहा गया है कि सुशांत का जिस तरीके से बिहेवियर है और जिस तरीके से वो आइसोलेट में है, कहीं ना कहीं उसे या तो ब्लैकमेल किया जा रहा है या किसी तरीके से उसकी जान को खतरा है। ऐसी आशंका परिवार ने जो है डीसीपी बांद्रा को बताई थी, लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि मुंबई पुलिस ने समय रहते इन मैसेजेस को, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है और मुंबई पुलिस को इन सवालों का जवाब देना भी होगा। अपनी राजनीति को पीछे करते हुए जो मुंबई पुलिस और बिहार पटना पुलिस के बीच इस वक्त देखने को मिल रही है, अपने आप में हर रोज सुशांत का मामला हर गुजरते दिन के साथ उलझता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि आखिर सच सामने कब आएगा। सुशांत सिंह केस की जांच को लेकर आज मुंबई पुलिस के कमिश्नर मीडिया के सामने भी आए और जांच से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक मौत से पहले सुशांत सिंह इंटरनेट पर मानसिक बीमारियों के बारे में लगातार सर्च कर रहे थे, लेकिन इस बीच सुशांत के पिता का दावा कि उनके बेटे की जान को खतरा था और उन्होंने इसे लेकर मुंबई पुलिस से मदद भी मांगी थी। अब इस दावे ने मुंबई पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह के पिता के एक बयान ने एक्टर की मौत के मामले में सनसनीखेज ट्विस्ट ला दिया है। पिता के सिंह का कहना है कि उन्हें पहले ही अपने बेटे की जान का खतरा था और इसके लिए उन्होंने मुंबई की बांद्रा पुलिस को आगाह भी किया था, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। 25 फरवरी को मैंने बांद्रा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 8 जून को सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर ने खुदकुशी की। 8 जून को ही सुशांत का फ्लैट छोड़कर रिया चली गई और 8 जून को ही सुशांत की बहन उनसे मिलने पहुंची। ये 3 बड़े वाकये इशारा कर रहे हैं कि 14 जून को सुशांत की मौत का 8 जून से कुछ न कुछ लेना देना जरूर है। लेकिन मुंबई पुलिस को इन तथ्यों से कोई थ्योरी नहीं मिल रही, बल्कि उसका दावा है कि 8 जून को रिया इसलिए घर छोड़कर चली गई क्योंकि वो खुद डिप्रेशन में थी।
मुंबई पुलिस ने मौत से पहले सुशांत की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री का वही खाता भी निकाल लिया है। इसके मुताबिक सुशांत ने ज्यादातर वक्त इंटरनेट पर बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, दर्द के बिना मौत और खुद के बारे में सर्च किया। सुशांत के परिवार ने रिया पर उसके पैसे हड़पने से लेकर प्रताड़ना जैसे तमाम आरोप लगाए हैं। सुशांत के खातों से पैसे निकालने की बात मुंबई पुलिस भी मान रही है। करीब 18 करोड़ रुपए थे, उसमें से अभी भी 4-4.5 करोड़ रुपए शायद उनके एफडीज में और बैंक अकाउंट में प्रेजेंट है। बाकी जो 13-14 करोड़ खर्च हुआ पूरा उसका डिटेल है, एग्जामिन किया जा रहा है। लेकिन जितना अभी तक दिखाई दे रहा है उसमें से डायरेक्टली एक भी पैसा शायद रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। उधर ईडी ने आज सुशांत के सीए संदीप श्रीधर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। संदीप आज तक से बातचीत में दावा कर चुके हैं कि सुशांत के खाते में उतने पैसे नहीं थे जितना उनका परिवार दावा कर रहा है। वहीं रिया के वकील ने इन दावों को गलत बताया है कि रिया गायब है। मुंबई से दिव्येश सिंह और सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह की मौत की जांच पर घमासान लगातार जारी है। बिहार पुलिस की जांच की अगुवाई करने पटना से मुंबई गए आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को मुंबई में क्वारंटीन कर दिया गया। इस कार्रवाई पर बिहार सरकार अब भड़क गई है। सत्ताईस जुलाई से अब तक बिहार पुलिस के अधिकारी मुंबई के एक कोने से दूसरे कोने घूम कर सुशांत सिंह मौत के मामले की जांच कर रहे हैं। उन पर ना तो कोरोना का नियम लागू हुआ, ना क्वारंटीन का। लेकिन जैसे ही एक आईपीएस अफसर पटना से मुंबई पहुंचे, बीएमसी के अमले ने उन्हें गेस्ट हाउस में ही क्वारंटीन कर दिया, हाथ पर ठप्पा लगाकर। तो जो प्रोसीजर है बताया गया मुझे बीएमसी ऑफिसर्स के द्वारा कि यहाँ होम क्वारंटाइन का एक प्रोसीजर है, तो उसकी मोहर लगाई गई है, होम क्वारंटाइन किया गया है। जब से बिहार पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की थी, तब से ही ये साफ दिखने लगा था कि मामला अब सिर्फ मौत की जांच का नहीं, बल्कि महाराष्ट्र बनाम बिहार का रंग लेता जा रहा है। आज आईपीएस विनय तिवारी के हाथों पर ये मुहर लगाकर उद्धव सरकार ने सारी अटकलबाजियों पर ही मुहर लगा दी। नीतीश सरकार इस कार्रवाई पर भड़की हुई है। हमारे सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहाँ बात करेंगे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। सर वहाँ बात करेंगे वहाँ के सीएम से पॉलिटिकल बात नहीं है, ये तो सीधे जो कानूनी जिम्मेवारी है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से दलील दी जा रही है कि बिहार के आईपीएस को क्वारंटीन करने से मुंबई पुलिस का कोई लेना देना नहीं। बिहार पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी जो मुंबई में आए हैं, उनको पुलिस ने नहीं बल्कि जो बीएमसी है उनके हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने नियम के अनुसार उनको क्वारंटाइन किया है। पुलिस पर सत्ता का दबाव भी है, महाराष्ट्र शासन की ओर से बड़ा दबाव है, और जिस तरह की घटनाएं हाल के दिनों में हुई हैं, ये तमाम जो गतिविधियां हैं उससे साफ है कि मुंबई पुलिस नतीजे पर इस पूरे प्रकरण को नहीं आने देना चाहती। बिहार पुलिस के साथ हुए इस सलूक पर बिहार में कोहराम मचा हुआ है। बिहार पुलिस महाराष्ट्र गई और महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ किस तरह मिसबिहेव किया, उन्हें धक्का देकर के वैन में बिठाया गया। बीएमसी बेहद मासूमियत से दलील दे रही है कि बिहार के आईपीएस के पास क्वारंटीन से छूट पाने का कोई दस्तावेज नहीं था, लेकिन उद्धव सरकार की साझेदार कांग्रेस के नेता ही ऐसे तौर तरीकों का मजाक उड़ा रहे हैं। जिस तरीके से उनको क्वारंटीन किया गया है वो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो तत्काल हस्तक्षेप करें इस पूरे मामले में, और जो अधिकारी हैं जिनको क्वारंटीन किया गया उनको रिलीज करें। इतने बवाल और तमाशे के बावजूद मुंबई पुलिस अभी भी इसी दावे पर अड़ी है कि बिहार पुलिस को सुशांत सिंह मामले की जांच का कानूनी अधिकार नहीं है। तो बिहार पुलिस हमको अप्रोच अवश्य हुई थी, लेकिन उनका जो एफआईआर है, उनका इन्वेस्टिगेशन जो उनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर चल रहा है, इसके बारे में लीगैलिटी एग्जामिन की जा रही है। हम वहाँ से डीजीपी साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी पदाधिकारी अलग अलग पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और सब कुछ तो दिख रहा है, इसमें बोलने की क्या जरूरत है। नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले भी मुंबई में बिहार पुलिस को सहयोग न मिलने पर
खुलकर ऐतराज जताया था। हालांकि उसके पहले उद्धव दावा कर रहे थे कि मामले को जानबूझकर बिहार बनाम महाराष्ट्र का रंग दिया जा रहा है, लेकिन उनकी अपनी एजेंसियां जो कर रही हैं उस पर वो खामोश हैं। लेकिन बीजेपी को उद्धव के खिलाफ एक और मुद्दा मिल गया है। मुंबई से दिव्येश सिंह, सौरभ वक्तानिया, सुजीत झा और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत का मामला इतना उलझ चुका है, सच सामने कब आएगा, देश के ज़हन में यही सवाल है। और अब आखिर में चलते चलते कोरोना के आंकड़े दे देते हैं। बीते 24 घंटे के आंकड़े डराने वाले सामने आए हैं, लगातार बढ़ते हुए आंकड़े। आपको बताते दुनिया के तमाम मुल्कों को पीछे छोड़ते हुए देखिए, बीते 24 घंटे में ही 52,972 कुल केस सामने आए हैं। हालांकि ठीक होने वाले लोगों की भी तादाद बढ़ी है, 40,574 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 771 लोगों की जान इस कोरोना के कारण बीते 24 घंटे में हो गई है, जो अपने आप में परेशान करने वाली बात है। आपको बताते दुनिया में सबसे ज्यादा नए केस बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान से ही सामने आए हैं। ये जो 52,972 का आप बड़ा आंकड़ा देख रहे हैं। और वहीं अब तक की बात करें, देश में कोरोना के अब तक कुल आंकड़े 18 लाख को क्रॉस कर चुके हैं, जबकि 11,86,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। 38,135 लोगों की जान चली गई है। यह अब तक का कोरोना का बड़ा आंकड़ा है और इसी वजह से आपको रहना होगा बेहद सतर्क, बेहद सजग, ताकि आप खुद को, परिवार को कोरोना के इस संक्रमण से बचा सके। इसी के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।